जरा सोचिए, अगर कोई सुपरस्टार गायक अपने सामने उभरते हुए नए कलाकारों को देखकर असुरक्षित महसूस करने के बजाय उनकी सफलता पर सबसे ज्यादा खुश हो, उनका हौसला बढ़ाए, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करे, तो आप उसे क्या कहेंगे? बॉलीवुड के इतिहास में एक ऐसा ही नाम था, मोहम्मद रफ़ी। निस दिन गाए मन मोरा बावरा। जब नए नए गायक संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब रफ़ी साहब उन्हें अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि संगीत की नई पीढ़ी मानते थे। उन्होंने कभी किसी कलाकार के खिलाफ बयानबाजी नहीं की, बल्कि हमेशा उनका सम्मान किया और उनका मनोबल बढ़ाया। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। आखिर क्यों मोहम्मद रफ़ी को सिर्फ एक महान गायक नहीं बल्कि एक महान इंसान भी कहा जाता है, और कैसे उन्होंने अपने व्यवहार से संगीत जगत में इंसानियत की ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी याद की जाती है। आइए जानते हैं उस शख्सियत की कहानी जिसकी आवाज़ जितनी बुलंद थी, उसका दिल उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा था। किसी दीवार से रोकी ना गई क्योंकि आप देख रहे हैं रिव्यूज एंड सिने टॉक्स चैनल। महेंद्र कपूर खुद रफ़ी साहब के बहुत बड़े प्रशंसक थे। कहा जाता है कि रफ़ी साहब ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया। ये उस दौर की बात है जब एक नौजवान गायक अपने आदर्श की तरह गाना चाहता था। नाम था महेंद्र कपूर। ये तन्हाइयाँ। महेंद्र कपूर मोहम्मद रफ़ी के इतने बड़े प्रशंसक थे कि उनकी गायकी में भी रफ़ी साहब की झलक दिखाई देती थी। आप आए तो ख्याली दिल नाशा। लोग कहते थे कि ये लड़का आगे चलकर रफ़ी को टक्कर देगा, लेकिन क्या रफ़ी साहब को इससे डर लगा? बिल्कुल नहीं। रफ़ी साहब जानते थे कि असली महानता किसी को रोकने में नहीं बल्कि उसे उड़ान देने में होती है, और शायद यही वजह है कि महेंद्र कपूर उम्र भर कहते रहे, मैं रफ़ी साहब का प्रशंसक था, हूँ और हमेशा रहूंगा। मैं रफ़ी साहब के यहाँ जाया करता था जब मैं छोटा था, 12-13 साल का, उनसे सीखने के लिए। तो वो खुद मुझे कहा करते थे कि भी मुझे फॉलो कहाँ तक करोगे तुमको क्लासिकल म्यूज़िक सीखनी चाहिए, टू हैव योर ओन इमेज, टू हैव योर ओन स्टाइल। तो फिर मैंने वो शुरू कर दिया सीखना, और उनकी ब्लेसिंग से आई गॉट माई ओन स्टाइल, एंड ऑल्दो ही वॉज माई आइडल बट आई हैड माई ओन स्टाइल। जब महेंद्र कपूर ने एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट जीता तो रफ़ी साहब ने उनकी प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया। महेंद्र कपूर रफ़ी साहब को अपना गुरु मानते थे। रफ़ी साहब ने न सिर्फ उन्हें गायकी की बारीकियां सिखाई बल्कि कई बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स से उनकी सिफारिश भी की। एक मशहूर किस्सा है कि जब कोई प्रोड्यूसर रफ़ी साहब के पास आता और उनके पास वक्त नहीं होता तो रफ़ी साहब साफ कह देते, आप ये गाना महेंद्र कपूर से गवा लीजिए, वो इस गाने के साथ पूरा इंसाफ करेगा। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। इन्हें बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार। जरा सोचिए, आज के दौर में क्या कोई टॉप का सिंगर अपने हिस्से का काम किसी नए सिंगर को सौंपता है? रफ़ी साहब ने कभी जलन या इनसिक्योरिटी को अपने पास फटकने नहीं दिया। उनकी यही सादगी उन्हें खुदा का बंदा बनाती थी। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और दोस्तों, जब हुनर और बड़प्पन का मिलन होता है तो इतिहास बनता है। 60 और 70 के दशक में जब दक्षिण भारत के गंधर्व गायक येसुदास साहब ने हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनानी शुरू की तो उन्हें सबसे बड़ा सहारा और प्यार मिला शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी साहब से। येसुदास खुद रफ़ी साहब के बहुत बड़े प्रशंसक थे। जब भी दोनों स्टूडियो में मिलते, रफ़ी साहब उन्हें हमेशा बड़े प्यार से बेटा कहकर पुकारते थे। एक बार का वाकया तो कमाल का है।
फिल्म साजन बिना सुहागन में एक गाना रिकॉर्ड होना था। ये गाना एक्टर राजेंद्र कुमार पर फिल्माया जाना था, जिनके लिए हमेशा रफी साहब ही गाते थे। लेकिन जब रफी साहब ने उस गाने की धुन सुनी तो उन्होंने साफ दिल से कहा, यह गाना मुझसे बेहतर येसुदास गाएगा, आप यह गाना उससे गवाइए। सूरज ना बन पाए तो बन के दीप मधुबन खुशबू देता है। जरा सोचिए, अपने सबसे पक्के दोस्त राजेंद्र कुमार का गाना खुद छोड़ देना ताकि एक नए और प्रतिभावान सिंगर को आगे बढ़ने का मौका मिले। ऐसा दिल सिर्फ रफी साहब का ही हो सकता था। येसुदास साहब आज भी जब ये किस्सा सुनाते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो कहते हैं कि रफी साहब का उन्हें बेटा कहना ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड था। रफी साहब और मुकेश जी की दोस्ती एक मिसाल थी और ये प्यार सिर्फ मुकेश जी तक सीमित नहीं था। नितिन मुकेश जी जब नए नए इंडस्ट्री में आए तो वो अपने पिता के विशाल नाम के दबाव में थे। एक बार एक रिकॉर्डिंग के दौरान नितिन मुकेश बहुत घबराए हुए थे। स्टूडियो में रफी साहब भी मौजूद थे। रफी साहब ने नितिन के कंधे पर हाथ रखा, उनके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, मियाँ तुम मुकेश के बेटे हो, तुम्हारी रगों में सुर दौड़ते हैं, घबराओ मत, खुल के गाओ, पूरा स्टूडियो तुम्हारा है। अपना ये वचन निभाएगा, माटी का कर्ज चुकाए, मेरा चना है अपनी मर्जी का भाई। इतना ही नहीं, मुकेश जी के अचानक चले जाने के बाद जब भी नितिन मुकेश किसी मुश्किल में होते या गाने को लेकर नर्वस होते तो रफी साहब हमेशा एक पिता की तरह उन्हें गाइड करते थे। नितिन मुकेश जी आज भी भरे मन से रो पड़ते हैं और कहते हैं कि पापा के जाने के बाद रफी साहब ने कभी मुझे अनाथ महसूस नहीं होने दिया। पापा की विनम्रता का एक मिसाल देता हूँ। मुझे कहते हैं, बेटा मैं तो हूँ अपने गाने, मगर तुझे कुछ सीखना है ज़िंदगी में, तुझे कुछ बनना है ज़िंदगी में, तू मोहम्मद रफ़ी के गीत गा स्टेज पर, रफ़ी साहब के गीत गा और उनकी स्टाइल, उनकी वर्सेटिलिटी को अपना। उनको छूने वाला तो कोई था ही नहीं, मगर हर एक की प्रेरणा तो कोई ऊपर बड़ा ही होता है ना। तो वो मुझे कहते थे कि उनके गीत गा। फिर एक टाइम ऐसा आया, मेरे ख्याल से 78-79 में, जब क्रांति बन रही थी, उसमें एक गीत था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम। लोगों की बोलती बंद हो जाती है, वहाँ मैं खड़ा गाने की हिम्मत कर रहा हूँ। इन 3 दिग्गज महान कलाकारों के बीच मेरी खुशकिस्मती थी ना, तो मुझे ये मौका मिला कि ये गीत मैं गा सकूं। लक्ष्मी जी आए कि बेटा आपको अगर नर्वस हो रहे हो नितिन, तो तुम्हारी लाइनें बाद में कर लेंगे। वो फैसिलिटी थी कि म्यूज़िक ट्रैक ले लिया और पहले 3 आर्टिस्ट का गाना करके तुम्हारा पोर्शन अलग रिकॉर्ड करके उसको हम एडिटिंग में ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने बोला, लक्ष्मी जी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हूँ, घबराया हुआ हूँ। ये कह के मुझे लगा अब दीदी किशोरदा निकल गए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। और फिर मैं कॉन्फिडेंटली माइक पे शुरू हुआ गाना। मैंने देखा कि रफ़ी साहब स्टूडियो में बैठे रहे कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा जब तक ये बच्चा सही गा नहीं लेता। और ना जाने मुझे कितनी हिम्मत दी, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा कर। वो उनकी एक अदा, बहुत सॉफ्टली बात करते थे और ऊपर अल्लाह की तरफ देखते थे और यूँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम इसी तरह गाओ। इतने प्यार से मुझे एनकरेज करते रहे। और जब तक गाना ओके नहीं हुआ तब तक मेरे संग बैठे रहे
और मुझे प्यार देते रहे। मेरा चना है अपनी मर्जी का भाई, मेरा चना है अपनी मर्जी का भाई। रफी साहब सिर्फ एक फरिश्ता थे जो इंसानी रूप में धरती पर आए थे। एक दौर ऐसा आया जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सुमन कल्याणपुर की आवाज कहीं कहीं लता मंगेशकर से मिलती है, और कई फिल्मों में उन्होंने मोहम्मद रफी के साथ यादगार गीत गाए। जान हथेली पर आए रे, तुमने बुखारा रे। लेकिन रफी साहब ने कभी उन्हें कमतर नहीं आंका। उन्होंने हमेशा उन्हें बराबरी का सम्मान दिया। स्टूडियो में न कोई अहंकार, न कोई दिखावा, बस संगीत और संगीत से मोहब्बत। अगर आँख तुमसे मिलाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। रफी साहब जानते थे कि एक कलाकार की असली पहचान उसकी इंसानियत से होती है। संगीत के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी, जिसने दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए अपने कदम कभी पीछे नहीं हटाए। जरा सोचिए, 60 के दशक में जब रफ़ी साहब बुलंदी के उस मुकाम पर थे जहां उनका नाम ही कामयाबी की गारंटी था, उस दौर में एक नई फीमेल सिंगर इंडस्ट्री में कदम रख रही थी। नाम था सुमन कल्याणपुर। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने। शुरुआत में नए सिंगर्स बड़े कलाकारों के सामने गाने से कतराते थे, डरते थे, लेकिन रफ़ी साहब का मिजाज कुछ अलग था। जब सुमन जी के साथ उनके ड्यूएट्स रिकॉर्ड होने शुरू हुए तो रफ़ी साहब ने कभी उन्हें यह महसूस नहीं होने दिया कि वो जूनियर हैं। रोशनी का झलमक है, मस्तियों का घेरा, पर्वतों के पैरों पर शाम का बसेरा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रफ़ी साहब खुद माइक से थोड़ा पीछे हट जाते थे ताकि सुमन कल्याणपुर की आवाज़ पूरी तरह निखर कर सामने आ सके और उनकी आवाज़ रफ़ी साहब की भारी आवाज़ के नीचे दब न जाए। आए बहार खिले फुलवा मोरे सपने, सावन बीता जाए, आए रे सावन। यही नहीं, जब भी कोई नया कंपोजर सुमन जी को लेकर रफ़ी साहब के पास आता तो रफ़ी साहब मुस्कुराकर कहते, अरे सुमन तो बहुत अच्छा गाती है, इसके साथ गाने में तो मुझे खुद बहुत मज़ा आएगा। एक लीजेंड का ऐसा बड़प्पन किसी नए कलाकार के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। सलाम है रफ़ी साहब की इस दरियादिली को। मुलाकात कर ले, तू जंगल की मोरनी से मैं। फिल्म इंडस्ट्री में नई गायिकाओं के लिए जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन मोहम्मद रफ़ी का रवैया अलग था। वे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कभी यह एहसास नहीं होने देते थे कि सामने वाला नया है या अनुभवी। गायिका शारदा के साथ भी उनका व्यवहार बेहद सम्मानजनक और सहयोगी बताया जाता है। वे रिकॉर्डिंग के दौरान नए कलाकारों का आत्मविश्वास बढ़ाते, मुस्कुराकर बातें करते और माहौल को हल्का रखते। शायद इसलिए उनके साथ गाना किसी परीक्षा से ज्यादा एक सीख बन जाता था। हौसला कैसे बढ़ाया जाता है, ये कोई मोहम्मद रफ़ी साहब से सीखे। जान चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ, मेरे दिल मेरे हमदम बाहों में आ जाओ। 60 और 70 के दशक में जब भी कोई नई फीमेल सिंगर जैसे हेमलता या शारदा इंडस्ट्री में आती थी तो रफ़ी साहब उनके लिए एक ढाल की तरह खड़े हो जाते थे। अक्सर नए कंपोजर्स और सिंगर्स के पास बड़ी कंपनियों को देने के लिए पैसे नहीं होते थे। जब सिंगर हेमलता ने अपने करियर की शुरुआत की तो रफ़ी साहब ने उनके साथ ड्यूएट्स गाने के लिए अपनी फीस आधी कर दी। चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े। और कई बार तो सिर्फ 1 रुपया टोकन अमाउंट लेकर गाना गा दिया। रफ़ी साहब का मानना था कि अगर मेरे नाम से रोजी रोटी शुरू होती है तो वो पैसे से कहीं बढ़कर है। राही बेचारा कोई देगा सहारा, ए जी बोलो। रिकॉर्डिंग के दौरान अगर कोई नई सिंगर नर्वस होकर बार बार टेक लेती तो रफ़ी साहब कभी नाराज नहीं होते थे। वो मुस्कुराकर कहते, कोई बात नहीं बिटिया, आराम से गाओ, हम यहाँ सीखने ही तो आए हैं। तारे तारे कितने नीले
उनकी इसी मोहब्बत और सहयोग की बदौलत न जाने कितने नए चेहरों और आवाज़ों को बॉलीवुड में अपनी पहचान मिली। वो सिर्फ आवाज़ के शहंशाह नहीं थे, वो दिलों के भी सुल्तान थे। अगर ये जानकारी काम की लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।